Welcome to Study Views. My name is Gaurav and today we will discuss the part 3rd of the chapter Resource and Development. In this part of the chapter we will discuss a lot of important topic like Rio de Janeiro Earth Summit, Agenda 21st, resources planning, conservation of resources, etc. After that we will finish this chapter by discussing the topic land resource. So let's start this chapter. The first heading is Rio de Janeiro Earth Summit. So what's the meaning of Rio de Janeiro? Actually, Rio de Janeiro is a place which is situated in Brazil. तो जैसा कि आप जानते हो कि ये एक इम्पॉर्टेंट सिटी है रियो डी जेनेरो कहाँ की है ये ब्राज़ील की एक सिटी है एंड ब्राज़ील इज अ कंट्री ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट ठीक है और यहाँ पे लिखा हुआ है रियो डी जेनेरो अर्थ समिट तो इस समिट को ये जो भी समिट हुई जो भी ये मीटिंग हुई उसमें कौन गया और इस समिट का नाम अर्थ समिट क्यों रखा गया ये सब कुछ इसमें समझने की कोशिश करेंगे देखो रियो डी जेनेरो आपको बता दिया जैसे कि एक ब्राजील का शहर है और ब्राजील कहाँ पे सिचुएटेड है ब्राजील है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ठीक है और अर्थ समिट हम इसलिए नाम रखे हुए हैं क्योंकि उस टाइम ये सिचुएशन थी जब दुनिया के कुछ बड़े लीडर्स ने ये फील किया कि हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा कर ली बट एग्जैक्टली जो हमने अर्थ है उसको बहुत ज़्यादा लॉस भी पहुंचा है और हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक सस्टेनेबल तरीका नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इसलिए 1992 में यूएन के इनिशिएटिव से यूएन की एक बॉडी के इनिशिएटिव से ये सारा समिट स्टार्ट किया गया और वहाँ पे दुनिया के करीब 100 से ज़्यादा कंट्रीज के लीडर्स पहुंचे और उन्होंने आपस में बैठ करके डिस्कशन किया किस बारे में डिस्कशन किया दे डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि उन्होंने ये डिस्कस किया वहाँ पे कि ठीक है हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बहुत कर ली हमने एनवायरनमेंट को लॉस बहुत पहुंचा दिया बट अभी हमने अपने खुद के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करनी चाहिए ठीक है क्योंकि हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन काफ़ी हद तक हो चुका है अब हम ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ों को भी फेस कर रहे हैं ठीक है और यहाँ पे बात चलती कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते क्योंकि इकोनॉमी डेवलप करेगी तभी दुनिया से पॉवर्टी हट सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हट सकती हैं तो हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तो स्लो डाउन नहीं कर सकते लेकिन हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किस तरीके से करें कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना कर करके एक सस्टेन वे में चलता रहे इस बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता है ठीक है आप यहाँ पे देखोगे कि एक पॉइंट दिया हुआ है दैट इज एजेंडा 21 सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एजेंडा 21 सॉरी यहाँ पे गलती से 2 बार लिख गया है सिर्फ एजेंडा 21 है तो एजेंडा 21 क्या है एजेंडा 21 इज ए 21 पॉइंट ऑफ आइडियाज ठीक है और इसमें क्या थे इसमें ये था कि जब भी अर्थ समिट हो रही थी ब्राजील में रियो डी जेनेरो में तो वहां पे 21 पॉइंट आइडियाज शेयर किए गए दुनिया के सभी वर्ल्ड लीडर्स के साथ शेयर किए गए और उनसे बोला गया कि आप अपनी कंट्री में जाकर के कार्बन एक्सट्रैक्शन को या पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये आइडियाज आप इम्प्लीमेंट करेंगे ठीक है और इसके लिए आप देखोगे कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है डिजीजेस थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखो एक चीज कॉमन सी बात है एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो भी पोल्यूशन होता है वो पोल्यूशन किसी कंट्री की बाउंड्री को देख करके कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है ठीक है जो पोल्यूशन होता है वो पोल्यूशन पूरे अर्थ को इम्पैक्ट करता है पूरे अर्थ को अफेक्ट करता है इसलिए जो यहाँ पे पोल्यूशन का इशू है या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का इशू है इस सारे इशू को मिल करके पूरी दुनिया को सॉल्व किया जाना चाहिए ठीक है वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21st ठीक है इसका क्या मीनिंग है इसकी मीनिंग ये बनती है कि दुनिया के जितने भी वर्ल्ड लीडर गए थे उनको वहां पे 21 पॉइंट का एजेंडा तो मिला ही कि आप जाकर के अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट कराओ लेकिन उसके साथ ही उनसे एक चीज और कही गई वो ये कहा गया कि आप जा करके अपने कंट्री में 21 पॉइंट अपने से बनाने की कोशिश करो जो लोकल लेवल पे इंप्लीमेंट किए जा सके ठीक है और यही एजेंडा 21 था एजेंडा 21 वॉज बेसिकली अ सेट ऑफ आइडिया ठीक है जो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए बनाया गया था और आप देखोगे जो रियो डी जेनेरो की अर्थ समिट हुई थी उसमें दुनिया के करीब 100 से ज़्यादा लीडर पहुंचे हुए थे और इस पे हमने इंपॉर्टेंट काम करना स्टार्ट किया यानी कि अर्थ समिट ही वो पहला स्टेप था जब हमने कुछ सीरियसली अर्थ को प्रोटेक्ट अर्थ और अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में काम करना स्टार्ट किया आगे आप देखोगे एक टॉपिक आता है दैट इज रिसोर्स प्लानिंग तो रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है
तो रिसोर्स तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि रिसोर्स क्या होता है। अब रिसोर्स की प्लानिंग कैसे करेंगे, ठीक है। आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, चैप्टर के स्टार्ट का ही टॉपिक था रिसोर्स, ठीक है, और चैप्टर का नाम भी है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स एक लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है, या फिर रिसोर्स को हम एक लिमिटेड अमाउंट में बना सकते हैं। रिसोर्स कभी भी अनलिमिटेड नहीं होता है, कुछ ही रिसोर्स ऐसे हैं लाइक सनलाइट, वाटर, एयर, यही कुछ चीजें हैं जो कि अनलिमिटेड है, बाकी रिसोर्स एक लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, ठीक है। तो हमें रिसोर्स को एक बहुत ही वाइज मैनर में यूज करना होगा, जिससे ये टाइम रहते बना रहे और कभी एग्जॉस्ट ना हो, यानी कि हमारा काम चलता रहे। तो यहाँ पे आके देखोगे लिखा हुआ है, प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उनको हमें बड़े ही जुडिशियस यूज में, जुडिशियस तरीके से यूज करना होगा। ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज को हम पूरी तरह से बर्बाद करते रहें, ठीक है, और रिसोर्सेज को ऐसे तरीके से यूज करें कि रिसोर्सेज एक दिन में खत्म हो जाए, ठीक है। हमें रिसोर्सेज को बड़े ही वाइज वाइज मैनर में, एक जुडिशियस वे में यूज करना होगा। और रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं कि कुछ लोग, यानी कि सिर्फ 10% लोग अपनी नीड को फुलफिल कर लें या अपनी ग्रीड को फुलफिल कर लें, और बाकी के 90% लोग उनकी बेसिक नेसेसिटी भी कंप्लीट ना हो पाए, ठीक है। एक्चुअली आज के टाइम में कुछ रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी तरह का है, ठीक है, कि रिसोर्स, कुछ रिसोर्स का एक बड़ा हिस्सा कुछ लोगों के हाथ में है, और कुछ रिसोर्स में बाकी की पूरी दुनिया रह रही है, ठीक है। तो इस चीज से हमें निपटने के लिए जरूरी है कि रिसोर्स का एक बेटर तरीके से प्लानिंग की गई हो। आगे देखोगे, देर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड देर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। यानी कि आप देखोगे कि दुनिया की कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे कोई रिसोर्स थोड़ा कम अवेलेबल है, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे कोई रिसोर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे रिसोर्स, कोई एक रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं है, और दुनिया की कुछ जगह हैं जहां पे सारे रिसोर्स थोड़े थोड़े अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इन सभी प्रॉब्लम से निकलने के लिए, इन सभी प्रॉब्लम से डील करने के लिए, ठीक है, रिसोर्स की प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप राजस्थान में जाओगे, ठीक है, आप जैसे ही मूव करते हो, कहाँ मूव करते हो, राजस्थान में मूव करते हो, तो राजस्थान में आपको क्या मिल जाएगा, राजस्थान में आपको सोलर एनर्जी बहुत अच्छी जनरेट हो सकती है, ठीक है। सोलर एनर्जी बहुत अच्छे अमाउंट में जनरेट हो सकती है, लेकिन वहीं पे अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहो तो नहीं जनरेट हो सकती है, क्योंकि वहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे कि विंड एनर्जी, यानी कि विंड विंड मिल जो है बहुत अच्छे से आप बना सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा वहाँ पे डिजर्ट है, आप बना सकते हो इजिली। लेकिन यहीं पे आप अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करो, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। यानी कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करते हो तो अरुणाचल प्रदेश में आपको वाटर के अच्छे रिसोर्स मिल जाएंगे, बट अरुणाचल प्रदेश में आपको जो रोड है, जो सड़कें हैं, या एक प्लेन एरिया है, उन सब की कमी देखने को मिलेगी। तो आप ये कह सकते हो कि हर जगह हर चीज एक अच्छे अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, कहीं पे कुछ अवेलेबल है, दूसरी जगह वो चीजें नहीं अवेलेबल है। तो इनको आपस में इंटरकनेक्ट करके एक इस वे में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा कि सभी का काम एक अच्छे तरीके से चल सके। आगे आप देखोगे, अगर हम रिसोर्स प्लानिंग की बात करें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो क्या है। देखो, सबसे पहले हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले तो हम रिसोर्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेस। मतलब कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, सबसे पहले तो उन्हें पहचानने की जरूरत पड़ेगी कि हाँ ठीक है, इंडिया के असम में हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, मुंबई में नेचुरल गैस अवेलेबल है, यानी कि महाराष्ट्र में नेचुरल गैस अवेलेबल है, कर्नाटका में नेचुरल गैस अवेलेबल है, कहीं पे यानी कि छोटा नागपुर प्लेटी वाले रीजन, छोटा नागपुर प्लेटी वाला रीजन शायद आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो छोटा नागपुर, तो इस प्लेट्यू वाले रीजन में आपको देखोगे कोल अवेलेबल है या आयरन अवेलेबल है, तो ये सारी चीजें अवेलेबल। सबसे पहले तो हमें पहचानना पड़ेगा कि जो हमारे पास रिसोर्स है वो कहाँ अवेलेबल है और कितने अमाउंट में अवेलेबल है। सबसे जरूरी चीज कि कितने अमाउंट में अवेलेबल, तो हमें उसकी पूरी इन्वेंट्री तैयार करनी होती है। रिसोर्स प्लानिंग का जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री, यानी कि रिसोर्स कहाँ अवेलेबल है और कितने अमाउंट में अवेलेबल है। उसके बाद क्या है, इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड एंडाउड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी कि उस रिसोर्स को यूज करने के लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है। पता चला कि हमने क्या कर लिया, हमने
कोल को पता कर लिया कि ठीक है भाई साहब कोल यहाँ पे है, ठीक है, हमें एक आइडिया है कि ठीक है यहाँ पे कोल है, लेकिन उस कोल को डिग करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। फर्दर उस कोल को प्रोसेस करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, हमें पता चला कि ठीक है यहाँ पे पिग आयरन है, लेकिन उस पिग आयरन को निकालने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, अगर हमें पता चला कि असम में ठीक है पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक हैवी अमाउंट में अवेलेबल है, लेकिन उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ऑयल रिग से बाहर निकालने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, ना ही इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, ना ही फर्दर हमें उसको रिफाइन करने की कोई भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब आप ऐसे में अगर वहां पे रिसोर्स पा भी जाओगे तो उस रिसोर्स को आप फर्दर प्रोसेस कर ही नहीं पाओगे और आपके किसी मतलब का नहीं है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या आता है, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। यानी कि जो रिसोर्स आपको मिला है, जो भी रिसोर्स मिला है, रिसोर्स ए बी सी कुछ भी मिला है, ये रिसोर्स जो है वो आपकी कंट्री के लिए कितना बेनिफिशियल है। यानी कि जो रिसोर्स आपने डेवलप किया है या जो रिसोर्स आप डेवलप करने की सोच रहे हो वो आपकी कंट्री के लिए कितना बेनिफिशियल है, या आपकी इकोनॉमी उसको हैंडल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। पता चला कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके, और उससे उतना जो अर्निंग है वो नहीं हो रही है, उससे उतने ज़्यादा आपको रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रही है। तो इस तरह के बिजनेस करने से तो फिर देश बर्बाद हो जाना है। तो रिसोर्स का प्लानिंग करने के लिए हमारे 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, रिसोर्स की प्लानिंग के 3 स्टेप होते हैं। ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्स का पहचानना कि कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है और कितने अमाउंट में किस क्वालिटी का अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद हमें दूसरा देखना कि जो भी रिसोर्स हमें अवेलेबल हुआ है या जो भी रिसोर्स हमें मिला है, उस रिसोर्स को फर्दर प्रोसेस करने के लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है या नहीं है। एंड द थर्ड थिंग इज कि हमें ये देखना है कि जो भी रिसोर्स हमें मिला है उस रिसोर्स से हमारी कंट्री को क्या बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, यानी कि वो जो रिसोर्स है वो हमारी कंट्री के लिए या हमारे लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है। आगे देखते हैं, आगे टॉपिक दिया हुआ है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्स को हम किस तरह कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि रिसोर्स, सारी प्रॉब्लम कहाँ निकल करके आती है कि रिसोर्स को हम बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव वे में यूज करते हैं, हम इस तरह से यूज करते हैं कि वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मीन्स हमारा जो यूज करने का तरीका है वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल तरीका नहीं है। तो रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व करें, कैसे हम इस वे में यूज करें कि वो सस्टेनेबल तरीके का बन पाए। ठीक है, तो देखो, रेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू द सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को हमें एक प्रॉपर वे में यूज करना होगा कि उससे सभी का काम पूरा हो। ठीक है, पता चले, जैसे अगर हम नदियों की बात करें तो नदियों को हम इंटर कनेक्ट करके, जैसे मान लो कि राजस्थान में पानी नहीं है, ठीक है, यूपी में पानी अवेलेबल है, उत्तराखंड में पानी अवेलेबल है, तो हम इस तरह से नदियों को या बाई कैनल रूट हम इस तरह से उनको कनेक्ट कर दें कि वाटर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं पे वाटर का बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है और उसको यूज़ करने वाला कोई नहीं है, और कहीं पे वाटर के बिना सारी की सारी प्रॉब्लम होती जा रही है। ठीक है, तो इसको एक इरेशनल कंजम्पशन, ठीक है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू द सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। क्योंकि आप एक ऐसे वे में यूज करोगे जहां पे आपका किसी भी रिसोर्स के ऊपर डिसिप्लिन्ड वे से नहीं यूज कर रहे हो, कोई भी कंट्रोल नहीं है, आप ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, तो क्या हो जाना, एक ना एक दिन वो खत्म हो जाना है। ठीक है, और इस बारे में जो दुनिया के बड़े लीडर्स हैं उनको इस बारे में बात करनी चाहिए। उन दुनिया के बड़े लीडर्स को सोचना चाहिए कि हम इन रिसोर्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इन रिसोर्स को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, आप इसको इलेक्शन आइडियाज भी बना सकते हो, आप इसको इलेक्शन कैंपेन में भी कह सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जो हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। इस बारे में हमारे नेशनल फादर महात्मा गांधी ने भी काफी इंपॉर्टेंट बोला है कि देर इज अ एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। यानी कि महात्मा गांधी ने कहा है कि ठीक है, हमारी हमें जो भी नेचर से या एनवायरनमेंट से जो भी हमें रिसोर्स मिले हुए हैं वो हमारे लिए एक सफिशियंट अमाउंट में अवेलेबल है। ठीक है, इतने अवेलेबल है कि उससे सभी की नीड पूरी हो सकती है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी ग्रीड पूरी करने के चक्कर में बाकी लोगों की नीड नहीं पूरी होने देना चाहते हैं, या नहीं दे रहे हैं, मतलब वो होने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में नीड है कि हमें रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कोई एक बॉडी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट चाहे या सभी लोग खुद से इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें कि जो रिसोर्सेज हैं वो आपस में एक बहुत ही अच्छे वे में डिस्ट्रीब्यूट करें। गांधी जी ने इस बारे में कई सारी चीजें कही हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मास प्रोडक्शन को सपोर्ट नहीं करते हैं। गांधी जी ने एक चीज और कही थी कि हम मास प्रोडक्शन को नहीं सपोर्ट करते हैं कि एक ही बंदा बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करे, बल्कि हम इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि मासेस प्रोडक्शन करें। यानी कि
भारत का हर एक व्यक्ति प्रोडक्शन करे, दुनिया का हर एक व्यक्ति प्रोडक्शन करे, ना कि एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी की सारी प्रोडक्शन हो। ठीक है, तो दुनिया के सारे लीडर्स को कुछ इसी तरह से आगे चल करके और मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के फील्ड में इंप्लीमेंट कराने के लिए इसी तरह से कुछ प्रयास करने चाहिए। आगे देखोगे, the seminal contribution with respect to resources conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report 1987। ठीक है, पहली बार किसी ने अगर एनवायरनमेंट को लेकर के बात की थी, दैट वाज इन द ईयर ऑफ 1987। ठीक है, और इस साल एक रिपोर्ट पब्लिश होती है बाय द नेम ऑफ ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ये ब्रंटलैंड क्या है? ये ब्रंटलैंड एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ के? नॉर्वे के। नॉर्वे इज अ यूरोपियन कंट्री और ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। ठीक है, और उस रिपोर्ट में कई सारी चीज़ें लिखी हुई थी, फर्स्ट टाइम एनवायरनमेंट को कैसे इम्प्रूव करें, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आप बार बार टर्म यहाँ पे सुनते हो ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये नाम जो था, ये टर्म जो था, पहली बार इसी ब्रंटलैंड रिपोर्ट में आया था। ठीक है, तो ब्रंटलैंड कौन थे? ब्रंटलैंड वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे इज अ कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, नॉट यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इस बारे में पहली बार यानी कि 1992 में अर्थ समिट हुई। ठीक है, रियो डी जेनेरो में। उसके पहले ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी, कब? 1987 में, जिसको नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर ने मीन्स इसमें अपना रोल पब्लिश किया था, मतलब अपना रोल, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। और पहली बार किसी ने सीरियसली इन्वायरमेंट के प्रोटेक्ट करने के बारे में, या इन्वायरमेंट का काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है इस बारे में अपना कंसर्न दिखाया था। ठीक है, आई आई होप आपको ये चैप्टर या ये वीडियो का ये पार्ट काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम बाय मेकिंग अ कमेंट और मेकिंग अ डायरेक्ट मैसेज टू माय इंस्टाग्राम। ठीक है, थैंक यू।